नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी खलबली मचा दी है। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में ही कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। इसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि कुशवाहा की नजर में आखिर विभीषण कौन है। कुशवाहा की नजर में एनडीए का विभीषण कौन? पैगाम खीर से बढ़ाएंगे सियासी मिठास। विरोधी डाल रहे उपेंद्र पर डोरे। उपेंद्र कुशवाहा ने जुबान क्या खोली, सियासी खलबली मच गई। न्यूज 18 से बातचीत में कुशवाहा ने कह दिया कि एनडीए में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। हालांकि नामों का खुलासा नहीं किया, इतना कहा कि समय आने पर बताऊंगा। कि खबर फैलाने की कोशिश करते हैं और वैसे लोग एनडीए के अंदर ही कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगला प्रधानमंत्री न बने। उन्हीं लोगों की ओर से ऐसी कोशिश है कि कुछ ऐसा कर दो ताकि एनडीए में कुछ हो जाए और फिर उसका नतीजा उस रूप में भुगतना पड़े। कौन लोग कर रहे हैं, हम जहां जरूरत होगी वहां बताएंगे। वैसे कुशवाहा ने अपनी खीर वाली सियासत को कार्यक्रम में तब्दील कर दिया है। 25 सितंबर से प्रदेश भर में पैगाम खीर की शुरुआत होने जा रही है। जो ऊंचा होता है, कोई न नीचे होता है, न कोई गरीब होता है, न कोई अमीर होता है, सब बराबर होता है। तो उनका दस्तरखान बिछेगा और इस तरह से हमने जो चर्चा की उस तरह से खीर वहां बनेगी। जहां भी हम पैगाम खीर का कार्यक्रम करेंगे तो इस कार्यक्रम को की शुरुआत हम 25 सितंबर को पहले पटना में करेंगे, स्थान बाद में बताएंगे। तो पटना में करेंगे, बाकी बिहार के तमाम जिलों में, प्रखंडों में, पंचायत गांव में भी लगातार यह कार्यक्रम खीर पैगाम का कार्यक्रम चलेगा। जिस 25 सितंबर को कुशवाहा पैगाम खीर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, वो तारीख दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। सो बीजेपी के नेता इस बात से खुश हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि खीर की मिठास से नकारात्मक सोच खत्म होगी। लेकिन कुशवाहा के एनडीए में विभीषण के छिपे होने वाले बयान पर हैरानी भी जता रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती 25 सितंबर को वो खीर एक सकारात्मक भाव का प्रतीक है। खीर से शुरू करेंगे तो जिसका भाव नकारात्मक है वो सकारात्मक हो जाएगा। जिनका भाव राष्ट्र के उत्थान के प्रति संकल्पित है वो कदापि ऐसा मन के अंदर भाव नहीं रखेंगे। जो लोग वैसे हैं वो आउट होंगे और जो सकारात्मक हैं वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। कुशवाहा के बयान से गरमाई सियासत के बीच विरोधी भी चुटकी ले रहे हैं। हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने तो कुशवाहा के मुंह में घी शक्कर की बात कही और कहा कि जो नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते वे उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सियासी खीर को महंगा बताते हुए खुद को सत्तू और खिचड़ी से भी जोड़ दिया। हम तो कहते हैं कि अगर ये बात तो उनके अंदरूनी मामला है, लेकिन यदि ये कहते हैं तो उनके मुंह में घी शक्कर। हम लोग भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी नेक्स्ट में नहीं आवे, और अगर एनडीए के लोग ऐसा सोचते हैं तो हम तो कहेंगे, उनको धन्यवाद देंगे हम लोग। तो लगे हाथ राजद ने भी कह दिया कि कुशवाहा को एनडीए में परेशानी हो रही है, जबकि जेडीयू ने सहयोगी दलों के नेताओं को सामंजस्य बढ़ाने की नसीहत दी है। खीर भी जो बनेगी वो महागठबंधन में बनेगी और खिचड़ी में जो घी भी पड़ेगा वो महागठबंधन में ही पड़ेगा, ये तय है इस बार। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एनडीए के घटक दल आपस में विमर्श कर समान कार्यक्रम, एकल नेतृत्व के बदौलत ही 2019 का लोकसभा चुनाव होगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पूरक के रूप में हम लोग एक दूसरे के रहेंगे। अब चाहे सियासी खीर बने या खिचड़ी, लेकिन कुशवाहा ने एनडीए में छिपे विभीषण की जो बात छेड़ी है वो आने वाले वक्त तक सहयोगी दलों को सालता रहेगा और विरोधी खेमा एनडीए पर मीठी छुरी से वार करता रहेगा। पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित झा, ब्रिजम पांडे और नीलकमल की रिपोर्ट। और इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि वे महागठबंधन की एकजुटता के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई मतलब नहीं है। अब क्या मिलेगा, सो आपसे अभी थोड़ी बनेंगे। हम एक भी नहीं लड़ सकते हैं तो
लेकिन पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। अब जरूर पार्टी हित में अगर ऐसी बात होगी, गठबंधन को अगर ठीक करना है तो हम फॉरगो कर सकते हैं। SC/ST एक्ट और आरक्षण के खिलाफ कल बिहार बंद के बाद अब राजनीतिक दलों के नेता खुलकर स्वर्ण आरक्षण पर बोलने लगे हैं। खासकर जेडीयू में स्वर्ण आरक्षण पर दंगल शुरू हो चुका है। जेडीयू नेता ऋषि मिश्रा ने स्वर्ण आरक्षण का समर्थन किया है और पार्टी नेता श्याम रजक पर जमकर भड़ास निकाली, जबकि श्याम रजक ने ऋषि मिश्रा पर चुटीले अंदाज में कटाक्ष किया है। मैं उसका पूर्ण जोर समर्थन करता हूं, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि अग्री जाति में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको देने में क्या हर्ज है। और श्याम जी जब आंदोलन की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि हम लोगों को 30-35 साल और राजनीति करनी है, उनका तो 5-7 साल रह गया है। ST/SC के बारे में इतना ही चिंता है तो किसी जो बहुत ही कमज़ोर वहाँ का व्यक्ति है उसको अपना सीट दे दें और अपने कहीं और से लड़ लें, जनरल सीट से लड़ लें। अगर समाज के सबके बारे में सोचना है, अगर आप जिस समाज के आते हैं उसी के बारे में आपको सोचना है, तो औरों को मौका दिया जाए। जो लोग बहुत गरीब है, जो लोग वहाँ का, जो लोग भाई कमज़ोर आदमी है वहाँ का, उसको मौका दिया जाए, देखा जाए। तब ना नेता कि खाली ऑन कैमरा बोलने से नेता। मैं ऐसे बुद्धिमान लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम इन चीज़ों पर चर्चा तो कर। मुझको सीट से बहुत चिंता भी नहीं है। ये दूसरा चीज़ की चमकाने की बात नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी के विरुद्ध नहीं कर रहा हूँ। और पार्टी को तय करना है ना, पार्टी में हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न उनको कोई पार्टी ने निर्देशित किया है, न और किसी को निर्देशित किया इस विषय पर, न मुझको निर्देशित किया। मैं अपने विचार के लिए स्वतंत्र हूँ। और वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो लोग स्वर्ण आरक्षण के विरोध में बोलते हैं उन्हें नैतिकता दिखानी चाहिए और अगर वे आरक्षण का लाभ ले चुके हैं तो दूसरों को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों का ख्याल रखती है। करने की जरूरत है ताकि लगेगा सभी समाज के लोगों को कि बारी बारी से सबको अवसर मिल रहा है। और जो गरीब कमजोर है उसके साथ हमारी पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्पष्ट मत है कि अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ किस जाति धर्म के हो ये मतलब नहीं, मतलब है कि जो कमजोर है उसका उत्थान कल्याण मेरा ध्येय है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े जा रहे झोपड़ियों का मुद्दा उठाया और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। मांझी ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण के नाम पर झोपड़ियों को हटाना बंद नहीं किया गया तो वे आंदोलन शुरू करेंगे। तो अगर 15 दिन के अंदर इनकी कार्रवाई नहीं रुकेगी तो हम गांधी मैदान में समस्त पटना के जो फुटपाथी दुकानदार हैं, झोपड़पट्टी के लोग हैं, सबको जुटाएंगे और जुटाने के बाद एक गंभीर आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन में अगर किसी प्रकार की बात होगी उसके लिए बिहार सरकार जवाब देगी। IRCTC टेंडर घोटाले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। हालांकि लालू प्रसाद को अगली सुनवाई में पेश होने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। कोर्ट के फैसले को महागठबंधन के नेताओं ने इंसाफ की जीत बताया है तो जेडीयू ने लालू फैमिली पर तंज कसा है। IRCTC घोटाले में राबड़ी तेजस्वी को बड़ी राहत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट ने लालू पर जारी किया प्रोडक्शन वारंट। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की CBI अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पेशी के बाद दोनों को 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इसके अलावा सभी आरोपियों को भी बेल मिल गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी, लेकिन पेशी से गैर हाजिर रहे लालू प्रसाद के लिए कोर्ट ने 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि IRCTC घोटाले में कोर्ट ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपियों को ईडी की चार्जशीट के बाद हाजिर होने का समन जारी किया था। आरोपियों पर रेलवे के होटल आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप है। दरअसल ये मामला 2004-06 का है, जब रेल मंत्री रहते हुए लालू पर धांधली का आरोप लगा था। आरोप है कि रांची और पुरी के होटलों को चलाने का ठेका देने में धांधली की गई। ठेका सुजाता होटल्स को दिया गया था।
और ठेके के बदले पटना में 2 एकड़ जमीन लेने का आरोप है। मामले पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दायर की है। अदालत से राबड़ी तेजस्वी को राहत मिलने पर महागठबंधन के नेताओं ने इसे इंसाफ की जीत बताया है, तो वहीं एनडीए से जुड़े नेताओं ने लालू फैमिली पर तंज कसा है। ये हमें बेल ग्रांट हुआ है और यहाँ से हम अपने साथ सबूत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये कानूनी लड़ाई, आप वो कुछ काम हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए। तो एक लड़ाई जो है वो जमीन पर है, जनता के बीच में, एक लड़ाई अदालत में भी है। और ये लड़ाई जो है वो को आज से तो नहीं है। इस सरकार ने तो कई लोगों के खिलाफ कई तरह की अदालतों के जरिए लड़ रही है, तो यहाँ भी लड़ना पड़ेगा। आरजेडी के नेताओं का अदालत की प्रक्रिया में भी यकीन नहीं है। जब उनके फैसले उनके पक्ष में जाते होते दिखते हैं तो इसका स्वागत करते हैं, जब उनके पक्ष में नहीं होते हैं तो इसको कास्ट बाइस्ड बताते हैं और पॉलिटिकल साजिश बताते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट से राबड़ी तेजस्वी को फौरी राहत जरूर मिली है। वैसे 6 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। ये भी देखना होगा कि प्रोडक्शन वारंट जारी होने के बाद क्या राजद प्रमुख लालू प्रसाद अगली सुनवाई में पेश होते हैं, क्योंकि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की सेहत अच्छी नहीं है और उनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोर्ट कैंपस में हत्या, बम विस्फोट और कैदियों के फरारी के बावजूद पुलिस लापरवाह बनी है। सीतामढ़ी कोर्ट परिसर में माफिया डॉन संतोष झा के मर्डर के 1 हफ्ते के भीतर ही लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई है। इंटर टॉपर घोटाले का आरोपी बच्चा राय पटना कोर्ट कैंपस में दरबार लगाता दिख रहा है। इतना ही नहीं, उसकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी उसके साथ चाय की चुस्कियां लेते और आराम फरमाते दिख रहे हैं। दरबार में बच्चा से कुछ लोग फरियाद करते भी दिख रहे हैं। बच्चा को जहां बिठाया गया था वहां एक पंखा भी लगाया गया था। वो पूरी ठसक के साथ बैठा था और किसी भी तरह से कैदी नजर नहीं आ रहा था। पटना का राजीव नगर का आसरा होम एक बार फिर से सुर्खियों में है। शेल्टर होम से 2 लड़कियां फरार हुई हैं, जिससे समाज कल्याण विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन तक में खलबली है। शाम की बात, रात की बात है। हाँ। शाम में हम घर चले जाते हैं। अच्छा। ड्यूटी पे रहती हैं मैडम लोग। हाँ। कैसे भाग गई है ये, चूंकि यहाँ तो गेट बंद होता है। इस विषय में अभी मुझे पुलिस इंक्वायरी कर रही है कि कैसे भाग गई। नहीं, ये तो आप ड्यूटी पर थी, तो आखिरकार यहाँ कैसे भागी, ये तो कुछ जानकारी मिलेगी। आखिर ये तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिम्मेदारी मेरी है, मैंने पुलिस को फोन किया है, इन्फॉर्मेशन है। हाँ। पुलिस को इन्फॉर्मेशन कैसे भागी ये लड़कियाँ, मतलब ऊपर से इंक्वायरी कर रही है इसमें कि कैसे भागी। हम लोग भी देख रहे हैं कि कैसे भागी। कितने लोग थे इसमें जो भागी थी, कितने लड़कियाँ हैं? तो आपको बताइए कितनी लड़कियाँ हैं? 2 बच्ची भागी। जिन सवालों से शर्म आनी चाहिए उन सवालों का जवाब मुस्कुराहट है। जिन सवालों पर पसीने छूटने चाहिए उन सवालों का जवाब बेपरवाही है। आसरा के आसरे जब न्यूज़ 18 ने यहाँ की अधीक्षिका से सवाल पूछा तो उन्हें सूझ नहीं रहा था कि सवालों का जवाब आखिर दिया क्या जाए। लड़कियाँ कैसे गायब हुई, कहाँ से गायब हुई, किसके सहयोग से गायब हुई, ये तमाम सवालात हैं, लेकिन जवाब न तो अधीक्षिका के पास है, न समाज कल्याण विभाग के पास और न ही पटना प्रशासन के पास। अभी राजीव नगर में जो आसरा होम है उसमें ज्ञात हुआ है कि 2 जो वहाँ संवासिनी थी वो वहाँ से गायब हुई है और वहाँ से चली गई है कहीं पर। तो अभी इसके बारे में थाना में एफआईआर दर्ज करके आगे की छानबीन की जाएगी। दरअसल पटना के राजीव नगर स्थित आसरा शेल्टर होम से देर रात अचानक 2 लड़कियां रफू चक्कर हो गयीं। कुछ दिनों पहले इसी शेल्टर होम में 2 संवासिनों की मौत भी हुई थी। मनीषा दयाल इस होम की डायरेक्टर है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच करवाई जा रही है। वहाँ की जो अधीक्षिका है उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और उनको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा बोला गया है कि उनका प्लान वो वहाँ से कर गई है ऊपर से। आसरा शेल्टर होम में 70 सवासिनें रहती हैं। फरार 2 सवासिनों का सुराग तलाशने में पुलिस अब तक नाकाम है। ऐसे में लापरवाही के आसरे पर सवाल उठना तो लाजमी है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लड़कियां कैसे फरार हो गई? सीसीटीवी कैमरा चकमा कैसे खा गया? आखिर क्यों बेपरवाह है समाज कल्याण विभाग?
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूर्णिया के खुशकी बाग ओवरब्रिज पर ऑटो और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। हादसे से भड़के लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ किया, साथ ही पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की। हंगामे के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज भी किया गया। और वहीं नालंदा के सिलाव में बच्चों के बीच हुए विवाद में ध्रुव सिंह नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस गांव में पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी बबलू पासवान और चौकीदार पासवान फरार हो चुका था। घटना के बाद से गांव में तनाव है। के पास वहाँ से लड़ाई झगड़ा बच्ची के चलते मैंने हुआ बाताबाती तो वहाँ से सब लौट गया। उसके बाद मैंने आलू लाने के लिए जा रहे थे, तो उसके बाद यहाँ पर पापा उसका वो बैठल तो बोले कि जे बोला ऐसे ऐसे कहना जे बचिया से आती है मंगल को दरवा दिए कार के यहाँ आओ, उतनी में जो पकड़ के वो मार दिया गोली। बिहार में बाढ़ जैसे आपदा भी अधिकारियों के लिए सेलिब्रेशन जैसे हैं। अररिया में बाढ़ पीड़ितों तक राहत नहीं पहुंची, लेकिन सीओ साहब ने 80 लाख रुपए का चेक काट दिया। मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हो गई है। बाढ़ की विपदा नहीं, अधिकारियों के लिए सेलिब्रेशन। नियमों को ताक पर रख सीओ साहब ने लुटाए लाखों रुपए। राहत शिविर चलाने के नाम पर पैसों का बंदरबांट। ये तस्वीर है अररिया के रानीगंज प्रखंड के तत्कालीन सीओ सत्येंद्र कुमार सिंह की, जिन पर पिछले साल आए विनाशकारी बाढ़ में राहत शिविर चलाने के नाम पर नियमों को ताक पर रख स्थानीय जनप्रतिनिधियों को 80 लाख रुपए का चेक बांटे जाने का आरोप है। प्रशासन की जांच में जुटे अधिकारी हालांकि इसे घोटाला नहीं मानते, कहते हैं कि आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है और पैसे नहीं लौटाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसको घोटाला नहीं कहा जाए, वास्तव में तत्कालीन अंचलाधिकारी ने आवंटन से अधिक राशि का चेक काटा है जनप्रतिनिधियों को शिविर चलाने के नाम पे। उसका हम लोगों ने जांच किया है और जो आवंटन से अधिक का चेक काटा है उसकी राशि लौटाने के लिए, अनियमित तरीके से चेक काटे हैं उसकी राशि लौटाने के लिए हम लोगों ने नोटिस जारी करवाया है। आरोपों में घिरे रानीगंज के पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इनका दावा है कि बाढ़ राहत शिविरों में अधिकारियों के मौखिक आदेश पर इन्होंने पॉकेट से भी खर्च किया, लेकिन अब अचानक से रुपये वापस करने का नोटिस दिया गया है। अब हम लोग सरकार के साथ कैसे ये कर पाएंगे? ये तो यही नहीं हुआ कि हम लोग यही नहीं हुआ कि खर्च करके आगे जो हुआ अपने खर्च करके पैसा आगे का डिमांड नहीं करें। सीधी सी बात है कि ये पैसा डिमांड हम लोग कैसे करेंगे? अगला ये डिमांड एस्टीमेट देख के पैसा ये मिला, आज के पता चलता है कि नोटिस आया। हम लोगों के मान और सम्मान पर खलल उछाला है। मैं प्रतिनिधि के हैसियत से, जब एक पंचायत प्रतिनिधि का ये हैसियत बना है इस पदाधिकारी के बीच, तो जनता का क्या हो? रानीगंज के पंचायत प्रतिनिधि चाहे जो सफाई दे, लेकिन इतना साफ है कि लाखों की सरकारी राशि के गड़बड़झाले का खेल बगैर ऊपरी स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत संभव है। 2017 में आई बाढ़ में रानीगंज ही ऐसा ब्लॉक था जो आंशिक रूप से बाढ़ग्रस्त था। ऐसे में तत्कालीन सीओ ने आवंटन से अधिक खर्च कैसे कर दिया और इसकी जानकारी जिला स्तर के पदाधिकारी को कैसे नहीं लगी, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा सिर्फ राशि की रिकवरी होकर मामला शांत हो जाता है या फिर कार्रवाई भी होती है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। शनिवार 1 सितंबर को केंद्र सरकार आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक शुरू करने जा रही है। पीएम खुद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। देश भर में 650 शाखाओं के साथ 3250 सेवा केंद्रों का शुभारंभ होगा। देश के कई स्थानों पर केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालयों में स्थित आईपीपीबी के शाखाओं के साथ इसके 190 सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पटना के जीपीओ में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद रहेंगे, तो बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री
और बिहार सरकार में भाजपा कोटे के मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र में सेवा केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।